मैं जवान आदमी हूँ। किसी कमज़ोर जज्बाती लम्हे की गिरफ्त में आकर मैंने उसे अपने साथ लगा लिया था। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उससे प्रेम करने लगा हूँ। तुम्हें अपनी पत्नी कहा है तो अब इस वादे को निभाऊंगा। अभी मैंने अपनी बात खत्म ही की थी कि कमरे में लोबान की खुशबू फैल गई। चंद्रिका आ गई थी। चंद्रिका, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। मैं तो तुम्हारे बगैर सख्त परेशान हो रहा था। चंद्रिका के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। कहने लगी, इसलिए कि तुमको अभी मुझसे तरस है। मुझसे मतलब है, जब तुम्हारा मतलब निकल जाएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। लेकिन मैं तुम्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि तुम मेरे पुरखों की जन्मभूमि पर तबाही लाने की कोशिश में लगे हो। अभी वो वक्त नहीं आया। अभी मैं तुम्हें अपना पति भी समझती हूँ। तुमसे प्रेम करती हूँ और यही प्रेम मुझे बार बार खींच कर तुम्हारे पास ले आता है। मैंने खिसियाने होकर कहा, तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा, अब मेरी प्रॉब्लम यह है कि चंद्रिका ने मेरी बात काटते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम मीनाक्षी के बाप मिस्टर पांडे की जिंदगी के कुछ खुफिया राज मालूम करना चाहते हो। मैंने खिसियाना सा होकर कहा, हाँ, मैं यही चाहता हूँ। प्लीज मुझे उस शख्स की जिंदगी के एक दो ऐसे राज बता दो कि जब मैं उन्हें जाहिर करूँ तो जीडी पांडे मेरे पाँव पर गिर पड़ेगी। चंद्रिका का चेहरा मजीद संजीदा हो गया। वो बड़े गौर से मेरी तरफ देख रही थी। कहने लगी, तुम्हें अपना वादा याद है ना? मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि तुम पिछले जन्म में मेरे खामद रह चुके हो और इस जन्म में भी मेरे पति हो। इसका खुद तुम इकरार कर चुके हो। मैंने कहा, बिल्कुल, मैं इकरार कर चुका हूँ। चंद्रिका ने कहा, और तुमने मुझे वचन दिया है कि तुम बीवी होने की हैसियत से मेरी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करोगे। मैं इस वक्त अपने टारगेट पर अटैक करने के लिए बेताब था। टारगेट मेरे सामने था और उसके रास्ते का पहला कला मैंने फतह कर लिया था। मुझे चंद्रिका की क्या परवाह थी। अगर मैं उससे किया हुआ वादा पूरा न करता और वो मुझसे नाराज होकर हमेशा के लिए चली जाती तो मेरे लिए 100 बार जाए। मुझे सिर्फ इब्तिदा में उसकी मदद की जरूरत थी। मेरा मिशन ही ऐसा था, मुझे मीनाक्षी पर पांव रखकर उसके बाप तक पहुंचना था। मैंने बड़ी फराख दिली से कहा, चंद्रिका, मुझे अपना वचन, अपना वादा याद है। तुम्हारी जो भी ख्वाहिश होगी मैं जरूर पूरी करूंगा, मगर मुझे रॉ के चीफ जीडी पांडे की कोई ऐसी कमजोरी, कोई ऐसी मुश्किल जरूर बताओ जिसमें वो फंसा हो और जिसको हल करके मैं उसका एतमाद हासिल कर लूँ। चंद्रिका बोली, तो सुनो, अहमदाबाद में रॉ का चीफ और मीनाक्षी का बाप मिस्टर जीडी पांडे शुगर का मरीज है। उसके गुर्दों में पथरी है। कभी कभी उसे गुर्दे के दर्द का शदीद दौरा पड़ता है। जिस रोज तुम्हें मीनाक्षी अपने साथ घर ले जाएगी उसी रोज तुम्हारी मौजूदगी में उसे गुर्दे का दौरा पड़ेगा। तुम उसके पेट पर दर्द वाली जगह पर हाथ लगा देना, वो उसी वक्त अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मिस्टर पांडे की तरक्की की फाइल दिल्ली सेक्रेटेरिएट गई है। वहां वो 2 साल से पड़ी है। इस पर वजीर आजम इंदिरा गांधी के दस्तखत होने बाकी हैं। अगर इंदिरा गांधी के दस्तखत हो जाएं तो मिस्टर पांडे को तरक्की मिल जाएगी और उसका मुस्तकबिल मुनव्वर हो जाएगा। तुम उसे कोई भी तारीख दे देना और कह देना कि फुना तारीख को तुम्हारी फाइल इंदिरा गांधी के दस्तखतों के साथ वापस आ जाएगी और तुम्हें तरक्की मिल जाएगी। मैं तुम्हारे लिए ये काम खुद दिल्ली जाकर इंदिरा गांधी के दिल में दस्तखत करने का ख्याल डालकर फाइल पर दस्तखत करवा लूंगी। बस इसके सिवा मैं तुम्हारे लिए मिस्टर पांडे के सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, मेरे लिए यही बहुत है, आगे मैं खुद संभाल लूंगा। चंद्रिका सोफे पर से उठ खड़ी हुई। मैं भी उठ खड़ा हुआ। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया, फिर उल्टे कदमों पीछे हटते बंद दरवाजे के पास जाकर मेरी नजरों से गायब हो गई। मैं बड़ा खुश था। मेरी बेचैनी दूर हो गई थी। चंद्रिका ने रॉ के चीफ को काबू में लाने के लिए मेरे हाथ में तुरुप के 2 पत्ते दे दिए थे। उसके बाद मैं इत्मीनान से सो गया। दूसरे रोज दिन के 10 बजे के करीब मैंने करीम भाई को खुफिया नंबर पर फोन किया और कहा कि आपसे मुलाकात बहुत जरूरी है। उसने कहा, 1 घंटे बाद वीरान क्वार्टर में आ जाना, और उसने फोन बंद कर दिया। मैं 1 घंटे बाद शहर से बाहर रेलवे लाइन के करीब, जो हमारा खुफिया क्वार्टर था और जिसके तहखाने में मेरी कमांडो जासूसी का सारा सामान पड़ा था, वहां पहुंच गया। करीम भाई वहां पहले से मौजूद था। मैंने उसे चंद्रिका से अपनी रात वाली मुलाकात के बारे में कुछ न बताया। मीनाक्षी से जो मुलाकात हुई थी उसकी पूरी तफसील सुना दी और कहा, मीनाक्षी के जरिए अब मैं रॉ के चीफ से मिलने वाला हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस शख्स को अपना मुरीद बनाने में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। करीम भाई ने पूछा, इस वक्त तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैंने कहा, मुझे शायद ट्राइडेंट होटल में मजीद कुछ रोज क़याम करना पड़े। मेरे पास इस वक्त तुम्हारी दी हुई रकम में से होटल का सिर्फ 1 दिन का किराया बाकी है। मुझे कुछ और रकम की जरूरत है। करीम भाई बोला, मजीद रकम तुम्हें तुम्हारे होटल में पहुंच जाएगी। तुम शाम को 4 और 5 बजे के दरमियान अपने कमरे में ही रहना। एक लड़का तुम्हारे लिए फूलों का गुलदस्ता लाएगा। उसी गुलदस्ते के अंदर एक लिफाफा होगा। लिफाफे में कुछ रुपए होंगे। मैंने करीम भाई का शुक्रिया अदा किया तो वो बोला, शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम्हें अपने मिशन की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ानी चाहिए।
मुझे खबर मिली है कि देवलाली के पहाड़ों में भारतीय फौज का जो बहुत बड़ा गोला बारूद का जखीरा है, वहां से उसे महीने के आखिर में असलहे से भरी हुई एक मालगाड़ी जम्मू की तरफ रवाना होने वाली है। मुझे ये भी खबर मिली है कि इस गाड़ी में कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले नैपाम बमों के रॉकेट भी भारी तादाद में होंगे। ये नैपाम बम वाले रॉकेट कश्मीरियों के घरों को आग लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यह सारा असलहा कश्मीर के महाज पर कश्मीरी मुजाहिदों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तुम्हारा काम यह है कि तुम उस माल गाड़ी के देवलाली से रवाना होने का सही वक्त मालूम करो, ताकि देवलाली और जम्मू के दरमियान की जगह पर उस गाड़ी को तबाह किया जाए। मैंने कहा मैं ये मालूम कर लूंगा, आप बेफिक्र रहें। करीम भाई ने कहा मैं बेफिक्र रहूं या न रहूं, तुम्हें हर हालत में कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद की गाड़ी को रास्ते में तबाह करना है। मैंने पुरअज़म लहजे में कहा मैं अपने दुश्मन को भी पहचानता हूँ और अपने फ़र्ज को भी। मुझे इस बात की ट्रेनिंग दी गई है। मैं अपनी जान खुदा के सुपुर्द करके इस्लाम, पाकिस्तान और कश्मीरी मुजाहिदों की जंग लड़ने यहाँ आया हूँ। कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद की मालगाड़ी जम्मू नहीं पहुँच सकेगी। करीम भाई ने अपने कोट की जेब से चाबी निकाल दी और कहा यह क्वार्टर के खुफिया तहखाने की चाबी है। अगर तुम्हें दिल्ली शेर अली को या कश्मीर के महाज पर कमांडो शेरवान को रेडियो ट्रांसमीटर पर कोई पैगाम देना पड़े तो यहाँ आ जाना, मगर इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना कि तुम्हारा कोई पीछा न कर रहा। मैंने चाबी ले ली। करीम भाई उसके बाद अकेला ही चला गया। उसके जाने के बाद मैंने क्वार्टर का दरवाज़ा बंद करके ताला लगाया और अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाले रेलवे लाइन की तरफ से होकर शहर की तरफ रवाना हो गया। एक चौक में से टैक्सी ली और अपने होटल में पहुंच गया। होटल में आया तो मालूम हुआ कि मीनाक्षी का दोबारा फ़ोन आ चुका है। उसमें एक नया फ़ोन नंबर लिखवाया था कि मैं आते ही उसे उस नंबर पर फ़ोन करेंगी। मैंने उसे फ़ोन किया तो वो मिलने को बेचैन थी। कहने लगी मैं अभी आ रही हूँ, बड़ी ज़रूरी बात करनी है। मैंने बज़ाहिर मसरूफियत का उज़र पेश किया, मगर वो ना मानी और बोली मेरे गुरुदेव मैं आ रही हूँ, और उसने फ़ोन बंद कर दिया। कोई 10 मिनट बाद वो होटल में मेरे कमरे में थी। आते ही उसने झुककर मेरे घुटनों को हाथ लगाया और हाथ बांध कर कहने लगी स्वामी जी आप कहाँ थे? मैंने कई बार फ़ोन किया मगर आप न मिले। मैंने कहा स्वामी नारायण जी के मंदिर में दर्शन करने गया हुआ था, आओ बैठो। वो मेरे पास ही सोफे पर बैठ गई। उसने बड़े भड़कीले नीले रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी। जूड़े में मोतिये की बजाय रजनीगंधा के फूल सजे हुए थे। लिबास से एक नए विलायती परफ्यूम की लपेटें उठ रही थीं। कहने लगी मैंने पिताजी के आगे आपका जिक्र किया तो वो आपसे मिलने को बेचैन है। कहने लगे ऐसे अंतर्यामी स्वामी जी से मिलकर मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने पिताजी को सब कुछ बताया कि किस तरह आपने मेरी खुफिया बीमारी पहचान ली और मुझे गाड़ी की गुमशुदा चाबियां भी ला कर दे दी। मैंने दिल में कहा कि तुम्हारे पिताजी से तो मैं ऐसा मिलूंगा कि वो सारी उम्र याद रखेंगे। उस कमबख्त से मिलने के लिए तो मैंने ये सारा ड्रामा किया है। ऊपर से मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा नहीं मीनाक्षी, मैं जोगी साधु आदमी हूँ, बड़े अफसरों से नहीं मिला करता। तुम्हारे पास तो इसलिए आ गया कि शिव जी भगवान का इशारा मिला था कि तुम्हारे पास जाऊं और तुम्हें ये खुशखबरी सुनाऊं। तुम एक रोज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी डांसर बनने वाली हो। मीनाक्षी ने बड़ी अकीदत से मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। स्वामी कल तो आपने कहा था कि आप मेरे घर जरूर आएंगे, फिर आज क्यों इनकार कर रहे हैं? मैंने कहा वो तो मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर तुम्हारे घर जाने को कह रहा था। मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी स्वामी जी प्लीज मेरे पिताजी को अपने दर्शन जरूर दें। उनको शुगर की तकलीफ है, गुर्दे में भी पथरी है। आज गुर्दे में थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही है, वरना वो तो मेरे साथ ही आते। मैंने दिल में कहा मेरी ख्याली बीवी और हवाई मफलूक चंद्रिका ने अपना काम करना शुरू कर दिया था और मिस्टर पांडे के गुर्दे पर हमला कर दिया था। मैंने कहा अच्छा तुम्हारी खातिर मैं शाम को तुम्हारे पिताजी से मिलने चला जाऊंगा। मीनाक्षी बड़ी खुश हुई। उसने मेरे दोनों हाथों को चूम लिया और उसके साथ आंखें लगाईं और कहा मैं शाम को लेने खुद आऊंगा। वो चली गई। शाम तक मैं अपने कमरे में ही पड़ा रहा। मुझे मालूम था कि शाम को 4 और 5 बजे के दौरान करीम भाई का भेजा हुआ कोई लड़का मेरे लिए मजीद रकम लेकर आ रहा है। ठीक 4:30 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक लड़का हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। गुलदस्ते के गिर्द सुर्ख रंग का कागज लपेटा हुआ था। उसने मुझे नमस्कार किया और कहा सर ये आपके लिए है। मैंने लड़के को 5 रुपए इनाम दिया और गुलदस्ता लेकर दरवाजा बंद कर दिया। गुलदस्ते का कागज जल्दी से उतार कर फूलों को अलग किया तो उसके अंदर एक नीले रंग का लिफाफा छुपा हुआ था। लिफाफा खोला तो उसमें 4000 रुपए के करेंसी नोट से। होटल में मेरा 1 दिन और 1 रात का किराया पूरा हो चुका था। मैं उसी वक्त नीचे गया और मजीद 24 घंटों के लिए कमरा बुक करवा लिया। 5:30 बजे मीनाक्षी गाड़ी लेकर पहुंच गई। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठकर उसके पिताजी से मिलने चल पड़ा। मीनाक्षी का बंगला शहर के अमीर तरीन इलाके में वाक़ था। बहुत बड़े बाग में बना हुआ यह बंगला 2 मंजिला था। बाग में किस्म किस्म के मौसमी फूल खिले हुए थे।
ऊंचे ऊंचे पुराने दरख्त थे। जैसे ही गाड़ी बोर्ड्स में जाकर खड़ी हुई, एक वर्दी पोश मुलाजिम ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। मीनाक्षी मुझे साथ लिए बंगले के खूबसूरत और कुशादा ड्राइंग रूम में से गुजरकर अपने पिताजी के कमरे में ले गई। ये उसके बाप का बेडरूम था। मैंने कमरे में दाखिल होते ही देखा कि बेडरूम में रोशनी हो रही है। डबल बेड वाले पलंग पर एक भूरी भूरी मूंछों वाला एक पुख्ता उम्र का आदमी, जिसकी तौन खुली हुई है, पलंग के तकियों से टीक लगाए नींद दराज था। मुझे देखते ही वो मेरे खैर मकदम के लिए उठने लगा तो मैंने कहा, नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, आप बीमार हैं, आराम से लेते रहिए। ये इस्लाम और पाकिस्तान का दुश्मन, कश्मीरी मुजाहिदीन का कत्लेआम करने वाला मिस्टर बुतमदास पांडे था। पाकिस्तान दुश्मन सीक्रेट सर्विस रॉ के अहमदाबाद वाले हेड ऑफिस का चीफ और मेरा असल टारगेट। मीनाक्षी की ज़बानी उस तक मेरी सारी कारगुजारी पहले ही पहुंच चुकी थी। उसने मुझे जैन मत के रिवायती लिबास में देखा तो खुश होकर बोला, स्वामी जी, आप तो महावीर के भगत हैं। बेटी मीनाक्षी ने आपकी बातें सुनी तो मैंने कहा, बेटी, महावीर जी के भक्तों के पास बड़ी ताकतें होती हैं। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। उसकी बातों से लगता था कि उस पर मेरी शख्सियत का इतना रोब नहीं बैठ सका जितना रोब उसकी बेटी मीनाक्षी पर पड़ चुका था। मीनाक्षी को मेरी ताकत का तजुर्बा हो चुका था। मिस्टर पांडे को भी ये तजुर्बा करवाने की जरूरत थी, जिसके लिए चंद्रिका ने मुझे बिल्कुल तैयार कर रखा था। इस बेडरूम में चाय लगा दी गई। तरह तरह की मिठाइयाँ और फल कांसी की थालियों में भर कर लाए गए थे। मीनाक्षी ने खुद चाय बनाकर मुझे पेश की। उसके बाद मिस्टर पांडे ने मेरी कलाई में महावीर के अवतार वर्दनाटा मंगलसूत्र देखकर कहा, स्वामी जी, ये मंगलसूत्र आपने नंदीकंड के भगत जी से लिया होगा। मैंने कहा, जी हाँ, मगर बड़ी परीक्षा के बाद ये मिला है। मीनाक्षी बोली, डैडी, स्वामी जी तो बड़े विद्वान हैं, महावीर जी के सच्चे भगत हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। मिस्टर पांडे बड़ा पुराना और मंचा हुआ भारतीय CSP ऑफिसर और ब्यूरोक्रेट था। वो अभी पूरी तरह मेरे कब्जे में नहीं था और मुझसे इस तरह मुतासिर भी नहीं था जिस तरह मैं उसे मुतासिर करके अपने कब्जे में करना चाहता था। वो यही समझे हुए था कि मेरे पास जोगी साधुओं वाली कोई शोभदाबाजी है जिसके जरिए मैंने उसकी बेटी पर अपना असर डाल रखा है। दूसरी तरफ मैं इसी इंतजार में था कि चंद्रिका कब उस पर गुर्दे के दर्द का हमला करती है, क्योंकि चंद्रिका ने कहा था कि जब मैं मिस्टर पांडे से मिलने जाऊंगा तो उस पर गुर्दे के दर्द का शदीद दौरा पड़ेगा। मैं चाय पीते हुए और मीनाक्षी से बातें करते, उसकी बातों का जवाब देते थोड़ी थोड़ी देर बाद मिस्टर पांडे की तरफ कनखियों से देख रहा था। अचानक मैंने देखा कि मिस्टर पांडे कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगा है। वो टेक लगाए पलंग पर बैठा था। उसने 2-1 बार आहिस्ता से पहलू बदला, फिर चाय की प्याली तपाई पर रख दी। मीनाक्षी ने पूछा, क्या बात है डैडी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने दिल में कहा, इस दुश्मन इस्लाम की तबीयत कैसे ठीक हो सकती है, अब तो इसकी गमबख्ती के दिन शुरू हो गए हैं। मिस्टर पांडे ने पेट की एक जानिब कूल्हे के ऊपर हाथ रखते हुए तकलीफ अंदाज में कहा, दर्द कुछ ज्यादा ही होने लगा है। मीनाक्षी ने कहा, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। मिस्टर पांडे ने हाथ के इशारे से उसे मना करते हुए कहा, नहीं नहीं बेटी, इसकी जरूरत नहीं, ट्रैंकुलाइजर मेरे पास मौजूद है। अचानक मिस्टर पांडे की हल्क से एक दबी हुई चीख निकली। चंद्रिका ने हमला कर दिया था। वो गुर्दे की शदीद दर्द से दोहरा हो गया। मीनाक्षी फौरन डॉक्टर को फोन करने में इस पर रखे फोन की तरफ गई तो मैंने कहा, मीनाक्षी, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, पांडे जी की तकलीफ अभी दूर हो जाएगी। मीनाक्षी तो मेरे चमत्कार पहले ही देख चुकी थी। वहीं रुक गई और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज स्वामी जी, मेरे डैडी को ठीक कर दें। मिस्टर पांडे को वाकई शदीद दर्द शुरू हो चुका था। वो पलंग पर तड़प रहा था। मैं सोफे से उठकर पलंग पर बैठ गया और पांडे का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मिस्टर पांडे, जिस जगह दर्द होता है वहां मेरा हाथ रख दें। मिस्टर पांडे दर्द से बिलबिला रहा था। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर अपने जिस्म पर जहां गुर्दे होते हैं रख दिया और दिल में कहने लगा, चंद्रिका, अब मेरी इज्जत रख लेना, जो तुमने कहा था वो कर दिखाना। और ऐसा ही हुआ। मेरे हाथ के पांडे के जिस्म पर रखने की देर थी कि उसका सारा दर्द एकदम से काफूर हो गया। कहाँ वो दर्द से बिलबिला रहा था और कहाँ अब पहलू के बल लेटा बिल्कुल साकित हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना शदीद गुर्दे का दर्द सिर्फ एक आदमी के हाथ लगाने से कैसे खत्म हो सकता है। मैंने कहा, मिस्टर पांडे, उठकर बैठ जाएं, आपकी तकलीफ खत्म हो गई है। वो आहिस्ता से सीधा हुआ। जब उसे देखा कि वाकई दर्द बिल्कुल जाता रहा है तो वो बिस्तर पर जरा सा ऊपर होकर पलंग की पुष्ट से टेक लगाकर बैठ गया और मेरी तरफ एहसानमंद और हैरान और परेशान नजरों से देख रहा था। कहने लगा, स्वामी जी, आपने तो कमाल कर दिया, जरा सा भी दर्द बाकी नहीं रहा। मैंने कहा, पांडे जी, मुझे आपके लिए स्वामी हरिनाथ जी के मंदिर में जाकर एक चिल्ला करना पड़ेगा, उसके बाद आपको गुर्दे का दर्द सारी जिंदगी नहीं होगा। पांडे बड़ी आजिज़ी और अकीदत के साथ मेरी तरफ देख रहा था। मीनाक्षी की खुशी की इंतहा न रही थी। वो कहने लगी, डैडी, मैंने न कहा था कि स्वामी जी तो अंतर्यामी गुरु हैं। पांडे अब उठकर बिल्कुल ठीक ठाक होकर बैठ गया था। कहने लगा, स्वामी जी, मेरे गुर्दे में 3 पत्थरियां हैं।
सारी तकलीफ इन पत्थरियों की वजह से है। डॉक्टर कहता है मुझे शुगर बहुत ज्यादा है, ऑपरेशन खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने कहा मिस्टर पांडे आप घबराइए नहीं, मैं आपकी सारी पत्थरियां खत्म कर दूंगा। मैं ये काम एकदम नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मेरे नीचे लगा रहे और उसे मेरी जरूरत महसूस होती रहे।